नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में काफी दिक्कतें होती हैं। काफी विद्यार्थी समझ नहीं पाते कि विसर्ग गायब कैसे हो जाता है, विसर्ग का लोप कैसे हो जाता है, विसर्ग किसी और अक्षर में किस तरह से बदल जाता है। तो उसके लिए कुछ नियम ध्यान रखने पड़ेंगे और कुछ ट्रिक ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिसके कारण आप सक्सेसफुली विसर्ग संधि का संधि विच्छेद कर सकेंगे और साथ ही साथ अगर संधि विच्छेद दिया हुआ है तो संधि कर सकेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। विसर्ग संधि का देखिए कुछ नियम है यहाँ जो प्रमुख रूप से हम आज सीखेंगे और जिनके बारे में जानेंगे, थोड़ी ट्रिक भी समझेंगे। विसर्ग का ओ में कब परिवर्तन होता है, विसर्ग का स में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो पहली बात है, विसर्ग की मात्रा कैसे लगती है, इस तरह से दो डॉट की तरह से लगती है, ठीक है। और ये वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे के क्रम में लगती है और इसी को हम विसर्ग कहते हैं, जिसे अह की मात्रा भी कहते हैं सामान्य भाषा में। तो विसर्ग का ओ में कब परिवर्तन होता है, विसर्ग का दंत स जो आधा स है इसमें कब परिवर्तन होता है, विसर्ग का आधा र में कब परिवर्तन होता है, विसर्ग का तालव्य श में परिवर्तन कब होगा, विसर्ग का मूर्धन्य श में परिवर्तन कब होगा और विसर्ग का लोप कब होगा। ये सारे नियम हम सीखेंगे और एक नियम इसमें और ऐड करना बाकी रह गया है, वो भी समझ लीजिए। कब विसर्ग बदलता ही नहीं है, विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, जैसे मनस्थिति, ठीक है, वो लिखते हैं। तो उसमें देखिए न के बाद जो है वो विसर्ग वैसा का वैसा रहता है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला नियम, विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होता है। देखिए विसर्ग का ओ में परिवर्तन तब होगा जब विसर्ग के पहले की बात कर रहा हूं, यानी कि बाईं तरफ विसर्ग के पहले अ स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या हो, अ स्वर आए, यानी विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के बाद भी अ हो, या कोई किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर हो, या य, र, ल, व और ह हो। क्या क्या हो गया सुन लीजिए। विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद अ आ जाए, या वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर, वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, ठीक, या य, र, ल, व या ह में कोई वर्ण आ जाए। अब गौर करिए, विसर्ग के पहले अ यहां आया है क्योंकि न का अंतिम ध्वनि जो न में लगी है वो अ है। इसी तरह से यहां देखिए वयह जो लिखा है विसर्ग से पहले अ आया है। इसी तरह से मनः में देख लीजिए, मनः रिपीट हुआ है तो उसमें अ तो आया हुआ ही है। अब यहां पर हमें अलग से करना पड़ेगा। गौर करिए, अब यहां क्या है, यहां देखिए ह आया है, ह आए या व आए या र आए, ठीक है। अब बाकी हम करके देखेंगे। अब हम गौर करेंगे, अब हमारी शर्त पूरी हो रही है, भाई विसर्ग से पहले अ आया, विसर्ग के बाद ह आया, तो ये जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी। इसी तरह से विसर्ग के पहले अ आया, विसर्ग के बाद व आया, तो क्या हो जाएगा, ये जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा वयोवृद्ध। अगला, विसर्ग के पहले अ आया, विसर्ग के बाद र आया, तो क्या होगा, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा मनोरथ। अगला, अब देखिए यहां ज के ऊपर ओ की मात्रा लगी है और ओ की मात्रा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर है और ग क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर है। वर्ग कौन सा है, क वर्ग। क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, ग। क, ख, ग, क पहला, ख दूसरा, ग तीसरा, तो यहां ग तीसरा अक्षर आया। तो नियम क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर और या चौथा अक्षर, तो तीसरा अक्षर भी आ जाए विसर्ग के बाद तो भी चल जाएगा। और इसका मतलब यह है, अब देखिए ओ अगर हम निकाल दें तो ज में अ मिला हुआ है, इसका मतलब ये ओ जो है वो विसर्ग के बदले आया है, ठीक है।
और विसर्ग के बदले कैसे आया है, जैसे ये रजह लिखा है, यानी विसर्ग के पहले ज है, ज में अंतिम ध्वनि क्या है, अ लगा हुआ है, और यहां गुण आया। ठीक, अब गुण में क्या है, ग पहला वर्ण है, उसके बाद उसमें जो है उ की मात्रा लगी है, ह्रस्व उ की, तो यानी ग अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ग पहले लिखा जाएगा, उ बाद में लिखा जाएगा, यानी पहली ध्वनि जो इसमें है वो ग है। इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, अ है। विसर्ग से पहले की बात कर रहा हूं, विसर्ग के पहले अ आया, तो अगर विसर्ग के पहले अ आए और विसर्ग के बाद यानी कि ये धन के निशान के बाद यानी दूसरे शब्द का पहला अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा हो तो तीसरा अक्षर आ गया, तो ऐसी कंडीशन में ये विसर्ग ओ में बदल गया है। यही कारण है कि रजह जमा गुण को रजोगुण लिखा गया है। ठीक है, वही नियम, मैं इस नियम को बैकवर्ड जा रहा हूं, यहां पर मैं नियम समझाया, अब वही चीज को हमने तोड़ करके लिखना है। इसी तरह से देखिए ओ आया है, तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद वाला शब्द जो है दूसरा शब्द होगा, तो गति तो ऐसे ही लिख दीजिए। अब यहां आया है अधो, अब गौर करिए, अगर मैं अधो लिख दिया तो ये तो शब्दों को डिवाइड कर दिया हमने। अब ये वो जो क्यों बदला है, जाहिर सी बात है कि यहां विसर्ग रहा होगा, और विसर्ग के पहले क्या है, ध में अ है, नियम पूरा हो गया। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर, यानी ग आया, ग तीसरा अक्षर है वर्ग का, क वर्ग का, तो इस हिसाब से ये विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही मनोविकार का क्या हो जाएगा, मन ओ जो है, क्योंकि न में अ मिला हुआ है तो ये मनह हो जाएगा, और विकार का जो पहला वर्ण है वह है वह में ह्रस्व ई लगा है, तो क्या हो गया, अ जमा, अब यहां देखिए, यहां अ आया और यहां क्या आया, व, यहां अ आ रहा है विसर्ग से पहले, यहां विसर्ग के बाद वो आ रहा है, तो नियम पूरा हो रहा है। इस हिसाब से विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो गया, ओ में परिवर्तन हो गया, पहला नियम हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं, देखते हैं दूसरे नियम को, विसर्ग का स में परिवर्तन कब होता है। देखिए इसके लिए नियम यह है कि अगर विसर्ग के बाद त हो या स हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो विसर्ग जो किस में बदल जाएगा, आधा स में बदल जाएगा। ये नियम है, विसर्ग के बाद त आया, विसर्ग के बाद त आया, विसर्ग के बाद स आया, विसर्ग के बाद त आया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो विसर्ग है वो आधा स में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दुस्तर, ये क्या हो जाएगा, मनस्ताप, ये क्या हो जाएगा, निस्संकोच हो जाएगा। आगे नमस्ते, अब ये देखिए, इसको हम करेंगे तो क्या करेंगे, अब गौर करिए, यहां अगर हमने तार लिख दिया, ठीक है, दूसरा शब्द, ये आधा स आया है, तो आधा स किसमें, कौन सी चीज आधा स में परिवर्तित होती है, आधा स में विसर्ग परिवर्तित होता है। वो कब परिवर्तित हो जाए, तो विसर्ग के बाद त आया है, यानी नी को अगर हम नी लिख दें तो नी जमा तार बराबर निस्तार हो जाएगा। आगे ऐसे ही ये स को हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दू कर दिया, और यहां स आना चाहिए, उधर स या त, तो त तो आ नहीं रहा है, साहस है तो स आ रहा है, तो चलेगा भाई, त या स में से कोई एक आ जाए, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख लीजिए, स आ गया, विसर्ग के बाद अगर स आ रहा हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है, आधा स में। वही कारण है कि यहां पर आधा स लिखा गया है, दुह जमा साहस बराबर दुस्साहस। अब मित्रों हम देखेंगे विसर्ग का र और विसर्ग का तालव्य श में किस प्रकार परिवर्तन। तो दोस्तों अब हम देखेंगे विसर्ग का र में किस तरह से परिवर्तन होता है और विसर्ग का तालव्य श में किस तरह से परिवर्तन होता है, वो देखिए। देखिए इसका यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो ये जितने शब्द को छोड़ करके, जितने विग्रह करके भी मतलब संधि विच्छेद करके पहले से जो लिखे हुए शब्द हैं उन पर जरा गौर करिए। यहां विसर्ग से पहले न में ह्रस्व ई आई है, विसर्ग से पहले ह्रस्व उ आया है, यहां विसर्ग से पहले न में ह्रस्व ई लगा है,
और यहां विसर्ग में न में हरस ई लगा है। तो इस तरह से ये नियम ये होता है कि अगर विसर्ग से पहले अगर अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद गौर करिए, ब आया है किसी भी वर्ग का, कौन सा लेटर है, प फ ब, तीसरा अक्षर है। यहां देखिए त थ द ध चौथा अक्षर है, ठीक है। तो किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं, तीसरा, चौथा और पांचवा। याद रखिएगा विसर्ग से पहले फिक्स है कि विसर्ग से पहले अ या आ नहीं आना चाहिए। अ या आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए विसर्ग से पहले तो चलेगा, लेकिन विसर्ग के बाद जो है वो क्या आना चाहिए, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाए विसर्ग के बाद, या क्या आना चाहिए, य र ल व ह, य र ल व या ह, इन पांच में से कोई भी, और या किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर या पांचवा अक्षर। तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आ जाए पहला बन करके, या कोई स्वर आ जाए, या य र ल व ह में से कोई भी हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जहां विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा कोई भी स्वर है, अब यहां देखिए कौन सा स्वर है, अ या आ नहीं लगा है, न पर क्या लगा है, ई लगा है। तो हमें एक शर्त मिल गई। और इधर क्या है, इधर कोई स्वर नहीं आया है, और न तो य र ल व ह में से कोई आया है, बल्कि किसी भी वर्ग का कौन सा अक्षर आया है, तीसरा अक्षर आया है। तो तीसरा अक्षर आ जाए तो भी चलेगा। तो भाई इधर कोई भिन्न स्वर और इधर तीसरा अक्षर, तो क्या होगा, विसर्ग जो है वो आधे र में परिवर्तित हो जाएगा। अगर इधर कोई स्वर मिलेगा तब वो स्वर के साथ मिलकर के जो भी स्वर रहेगा उसकी मात्रा उसके ऊपर लग जाएगी, और अन्यथा वो र जो है आधा र की तरह से ही प्रयोग होगा। अब क्या हो जाएगा देख लीजिए, नी तो ऐसे ही रहेगा, और ये शर्त है कि बल भी वैसे ही रहेगा। अब ये जो आधा र है, ये जो है आधा र कभी भी ब के पहले नहीं लगाया जाएगा, बल्कि यह किस पर लगाया जाएगा, अगर नी के बाद विसर्ग है तो विसर्ग आधे र में परिवर्तित होगा, वो आधा र अपने अगले अक्षर के ऊपर चढ़ जाएगा और हो जाएगा निर्बल। इसी तरह से यहां देखिए द पर कौन से स्वर की मात्रा लगी है, अ या आ के अलावा लगी है। अ या आ के अलावा किसकी मात्रा लगी है, हर्ष ऊ की लगी है। और इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, कौन सा स्वर आया है, आ आया है तो चल जाएगा। अगर स्वर नहीं आता तो य र ल व ह में से कोई आ जाता तो भी चल जाता। अगर वो भी नहीं आता तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर आ जाता तो भी चल जाता। तो यहाँ स्वर आया है तो क्या होगा, ये विसर्ग आधे र में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, दू, और ये आधा र बीच में आया। अब उस आधे र के ऊपर अगर आ की मात्रा लगी है, आ जाकर के मिलेगा तो वो आधा र पूरे र में बदल जाएगा और आ की मात्रा लग जाएगी, दुरा और शाह ऐसे ही लिख देंगे, दुराशा हो जाएगा। ऐसे ही नी जमा धन, तो क्या हो जाएगा, ये यहां देखिए नी, और यहां त थ द ध चौथा अक्षर आया वर्ग का, ठीक है, और यहां ई आया, जैसे यहां पर पहले उदाहरण में था। तो क्या लिख देंगे हम इसको, विसर्ग को आधा र में परिवर्तित करेंगे, और वो आधा र स्वर इधर नहीं है तो वो आधा र ही रह जाएगा और ध के ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि आधे र को हम शब्द के बीच में नहीं लिखते हैं। तो आधा र क्या होता है, आधा र इस तरह से अगले अक्षर के ऊपर लिखा जाता है, निर्धन हो जाएगा दोस्तों। ऐसे निराशा, यहां नि जमा आशा बराबर क्या हो जाएगा, निराशा। जैसे इधर हम लोगों ने किया दुराशा, यहां न में ई लगा है और या आ के अलावा कोई स्वर है, तो क्या होगा, इसके बाद क्या होना चाहिए, कोई स्वर आ जाए य र ल व ह में से, या 3, 4 या 5 नंबर का वर्ग का कोई अक्षर। तो यहाँ आया, स्वर आया तो ये विसर्ग र में परिवर्तित हो गया, और र के साथ ये आधा र है, आधा र में जब आ मिला रा हो गया, और शा, निराशा। अब आ जाइए निर्मल में। अब हम यहाँ गौर करेंगे, यहाँ कोई स्वर नहीं था तभी तो ये म जो है म के ऊपर र लगा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ ये जो शब्द है वो मल है क्लियरली, और ये जो निर लिखा गया है वो आधा र क्यों बदला है, क्योंकि वो नियम है कि विसर्ग से पहले अगर किसी भी
स्वर की मात्रा हो या कोई स्वर हो लेकिन अ या आ के अलावा, तो यहां कौन सा स्वर है? न में ई है। न का वर्ण विच्छेद करेंगे नी का, तो आधा न जमा ह्रस्व ई होगा। तो यहां न पे ई लगा है। अब यहां विसर्ग है। अब वो विसर्ग के बाद क्या आया है? किसी भी वर्ग का कौन सा अक्षर आया है? तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ क्या है? प, फ, ब, भ, म। कौन सा अक्षर है? पांचवा अक्षर है। तो शर्त के अनुसार सही है। तो ये विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो गया, तभी ये निर्मल लिखा गया है। आगे आ जाइए निरुत्तर। निरुत्तर में क्या हुआ है भाई? गौर करिए, ये जो र में जाहिर सी बात है इसके अगला शब्द जो होगा वो जब हम दो सार्थक शब्दों में तोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा पहला शब्द जो सार्थक नहीं हो पा रहा है वो निरुपसर्ग की तरह से हो रहा है। तो उपसर्ग किसी मूल शब्द में, किसी सार्थक शब्द में लग करके भी शब्द का नया शब्द का निर्माण करते हैं और वहां भी संधि के नियम फॉलो होते हैं। तो यहां क्या हो गया भाई? निर। अब ये निर नहीं होगा। अब ये निर कैसे? निर और उत्तर मिलकर के निरुत्तर बने हैं। तो ये जो आधा र आया है वो संधि के किस नियम के हिसाब से आया है वो हम समझेंगे। ये उत्तर हो गया, उत्तर हमने लिख दिया। अब गौर करिए, ये जो आधे र में ऊ मिला होगा तभी तो ये निरुत्तर होगा। र में ह्रस्व ऊ लगा है, यानी कि यह न में ह्रस्व ई लगी है। ये शर्त तो पूरी हो गई कि यहां पर जो अक्षर लिखा गया है यानी विसर्ग से पहले किसी भी स्वर की मात्रा हो ई हो गया, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो और कोई स्वर में यहां ऊ आ गया तो क्या होगा? ये विसर्ग र में परिवर्तित होगा, आधा र में। उस आधे र में ऊ लगेगा तो रू हो जाएगा, तो निरुत्तर हुआ है इसी नियम के हिसाब से। अब यहां देख लीजिए दुरुपयोग है। जाहिर सी बात है कि यहां को जो शब्द है आधे र में ऊ लगा होगा तभी रू बना होगा ये। तो इस आधे र को हटा देंगे तो क्या बचेगा? ऊ बचेगा। और ये क्या बचेगा? प्रयोग उसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? उपयोग। ये उपयोग हो गया। अब ये निर जो बचा है, नी और आधा र, दू और आधा र जो है दुरुपयोग में, दू और आधा जो र बचा है वो आधा र किसकी जगह पर आया है? वो विसर्ग की जगह पर आया है। तो क्षमा करिए, नी मैंने लिख दिया, यहां क्या लिखेंगे? दू। क्या लिखेंगे? दू। अब ये देखिए द में जो स्वर लगा है वो अ या आ के अलावा है। ऐसे ही आशीर्वाद में आ जाइए, ये हो जाएगा क्या? आशी जमा वाद। तो ये जो विसर्ग के बाद क्या आया है? य र ल व आया है। यहां देखिए व आया है विसर्ग के बाद, और यहां क्या है? श में कौन से स्वर की मात्रा लगी है? अ या आ के अलावा दीर्घ ई की मात्रा लगी है। तो दीर्घ ई आया है इधर, अ या आ के अलावा कोई भी स्वर होना चाहिए, चल जाएगा। और इधर वो, तो क्या हो गया? विसर्ग का आधा र बना और व के ऊपर लगा है। इसी तरह से क्या हो जाएगा? बही और मुख बहिर्मुख हुआ है। ठीक है, यहां करेंगे तो बही और जमा मुख बराबर बहिर्मुख हो जाएगा। तो विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए? कोई स्वर आना चाहिए, य र ल व ह में से कोई होना चाहिए, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होना चाहिए। अगर ये नियम फॉलो हो रहा है तो हम विसर्ग को किस में बदल देंगे? विसर्ग को आधा र में बदलेंगे। ये हमारा तीसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अब हम देखेंगे विसर्ग का श कब होता है, तालव्य श कब होता है। इसमें गौर करिए, विसर्ग के पहले ह्रस्व ई आया है, यहां विसर्ग के पहले ह्रस्व ऊ आया है। ठीक है, तो विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, नियम क्या हो जाएगा? विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए भाई? विसर्ग के बाद या तो च हो या तो छ हो और या तालव्य श हो। तो क्या हो जाएगा? तो ऐसी कंडीशन में विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाएगा। अब देख लीजिए, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर। तो यहां कोई स्वर है, न में छोटी ई लगा है, और इधर क्या है? च छ श में से कोई होना चाहिए, च है। तो ये जो विसर्ग है वो आधा तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा। वो स्वर में पूरी तरह से वो पूरा श तभी बन सकता है जब इधर कोई क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। तो वो आधा श जो है
वो पूरे श में बदलेगा। लेकिन अगर इधर कोई भी स्वर नहीं है पहला वर्ण, तो ऐसी हालत में वो कभी भी पूरा श नहीं बदलेगा। और नियम के मुताबिक कोई स्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या आ रहा है, आधा च आ रहा है, आधा छ या आधा श आ रहा है। तो जाहिर सी बात है पहला वर्ण आधा च, आधा छ और आधा श होने पर कभी भी ये पूर्ण श में बदल नहीं सकता, हर हाल में वो आधा श ही रहेगा। तो देख लीजिए, नि जमा चल क्या हो जाएगा, ये निश्चल हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, दु जमा चक्र, तो यहां च आया, यहां कोई भी स्वर होना चाहिए, द पे उ लगा है, तो क्या हो जाएगा, दुष्चक्र हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा, दुशासन। ठीक, यहां क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र। ठीक है, हो गया। अब आ जाइए आगे, यहां है हरि जमा चंद्र, क्या हो जाएगा, हरिश। विसर्ग की जगह तालव्य श आधा, और ये चंद्र, हरिश्चंद्र हो गया। अब इसको करेंगे, बदलाव करेंगे, तो यहां देखिए छ आया है और यहां न पे हर्ष ई आया है, तो विसर्ग का ही ये तालव्य श बदला होगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, छल, और यहां नी को क्या लिख देंगे, निह लिख देंगे, तो निश्चल हो जाएगा इस तरह से। ऐसे निश्चय में क्या हो जाएगा, निह जमा चय हो जाएगा। ऐसे निश्चित में क्या हो जाएगा, निह जमा चिंत, निश्चिंत हो जाएगा दोस्तों। अब हम देखेंगे ये दो नियम, विसर्ग का मूर्धन्य श में परिवर्तन कब होता है और विसर्ग का लोप कब होता है, ये मित्रों देखें। अब दोस्तों हम दो और महत्वपूर्ण नियम जानेंगे कि विसर्ग का मूर्धन्य श में परिवर्तन किस तरह से होता है और विसर्ग का लोप कब हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विसर्ग का मूर्धन्य श में परिवर्तन कब होगा वो समझ लीजिए। अगर विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ह्रस्व उ हो, तो विसर्ग से पहले क्या हो जाएगा, विसर्ग से पहले या तो ह्रस्व ई हो और या ह्रस्व उ हो, और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, या तो क हो या ख हो या प हो। ट कर लेते हैं पहले, च वाली लाइन में कुछ नहीं आएगा, ट हो या ठ हो या प हो या फ। ये देख लीजिए, क वाले वर्ग में क ख, च वाले वर्ग में कोई भी नहीं, ट वाले वर्ग में ट ठ, त वाले वर्ग में कोई नहीं, यानी एक एक वर्ग को छोड़ छोड़ करके। क वर्ग पकड़ा तो क ख लीजिए, दो अक्षर, च वर्ग छोड़ दीजिए। फिर कौन सा वर्ग आता है, ट वर्ग, ट वर्ग में पहले दो ले लीजिए, ट ठ, फिर त वर्ग छोड़ लीजिए, फिर प वर्ग पे आइए, प फ ले लीजिए। इस तरह से हर एक वर्ग को एक एक वर्ग छोड़ करके दो दो अक्षर, तो क ख ट ठ और प फ। विसर्ग के बाद अगर ये आते हैं तो इनमें से कोई भी आने पर वो क्या हो जाएगा, विसर्ग जो है, विसर्ग खाली परिवर्तित होगा, वो आधे मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगा। देखेंगे कैसे। अब देख लीजिए, शर्त है कि विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए, ह्रस्व ई। यहां ह्रस्व ई आ गया, यहां भी ह्रस्व ई है, यहां भी ह्रस्व ई है, यहां ह्रस्व उ है, यहां ह्रस्व उ है, और यहां देखिए ह्रस्व ई है। आगे हम देख लेंगे, यहां देखेंगे तो यहां भी ह्रस्व उ आएगा और यहां भी ह्रस्व उ आएगा। तो इस तरह से ये तो हो गया। अब विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग के बाद क्या आएगा, दूसरे शब्द का पहला अक्षर, वो क्या होना चाहिए, या तो क ख में से होना चाहिए, क आ गया, या तो प फ में से होना चाहिए, प आ गया, क आ गया, क आ गया, क आ गया, ट ठ में से ट आ गया या ठ आ गया, तो यहाँ ठ आया है। तो क्या होगा, ये विसर्ग जो है वो आधा मूर्धन्य श में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो देख लेंगे। ये देखिए, निष्काम हो गया, नि जमा काम बराबर निष्काम। क्यों, क्योंकि विसर्ग से पहले ह्रस्व ई आया है, विसर्ग से पहले ह्रस्व ई, तो ह्रस्व ई होना चाहिए विसर्ग से पहले या ह्रस्व उ होना चाहिए। इन दोनों स्वरों में से कोई भी आएगा तो ही विसर्ग जो है वो मूर्धन्य श में बदलेगा। और इधर क्या, क ख ट ठ या प फ में से कोई एक। यहां देख लीजिए,
यहां भी हर्ष ई आया है, इधर प आया तो निष्पाप हो जाएगा। यहां हर्ष ई आया, इधर क आया तो क्या हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा। नि जमा कलंक बराबर निष्कलंक, यहां नि जमा पाप बराबर निष्पाप। यहां द में हर्ष उ लगा है तो हर्ष उ आया, यहां क आया तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का श हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दुष्कर्म। दुह जमा कर्म बराबर दुष्कर्म, दुह जमा कर बराबर दुष्कर, दुष्कर। ठीक, नी जमा ठुर बराबर निष्ठुर हो गया। अब यहां हम अलग करेंगे। अब देखिए ये प्रकृति लिखा है, यानी प आया है, प में र मिलता है तो प्र होता है, आधा प आया, ठीक है, ये हो गया प्रकृति। अब ये देख लीजिए दुह होगा तभी तो ये जो है दुष में बदला है, तो हर्ष उ आया विसर्ग से पहले और उसके बाद प आया तो ही तो इसका परिणाम हुआ, ये बीच में श आया है तो उस श को हटा देंगे और इधर विसर्ग लगा करके लिख देंगे, दुह जमा प्रकृति बराबर दुष्प्रकृति। इसी तरह से ये विसर्ग हटा देंगे, टंकार को इधर लिख देंगे, टंकार हो गया, और विसर्ग से पहले, अरे मूर्धन्य श से पहले जो शब्द आया है उसको इधर लिख देंगे विसर्ग के साथ, तो धनु जमा टंकार बराबर धनुष टंकार, दुह जमा प्रकृति बराबर दुष्प्रकृति, नि जमा ठुर बराबर निष्ठुर, दुह जमा कर बराबर दुष्कर, दुह जमा कर्म बराबर दुष्कर्म, नि जमा कलंक बराबर निष्कलंक, नि जमा पाप बराबर निष्पाप, नि जमा काम बराबर निष्काम हो गया। तो ये हो गया विसर्ग का मूर्धन्य श में परिवर्तन किस तरह से करेंगे। कुछ नहीं करना है, अगर देख लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए, अगर इस तरह से कोई संधि आपको दे दी गई है, संधि युक्त शब्द, और कहा जाए इसका विग्रह करके लिखिए, संधि विच्छेद करके लिखिए, विग्रह नहीं, विग्रह तो समास में होता है, संधि विच्छेद करके लिखिए, तो आप एक काम करिए, इस आधे मूर्धन्य श को हटा दीजिए और उसकी जगह पर उसके पहले आए हुए जो शब्दांश है या शब्द हैं उसमें विसर्ग लगा करके लिख दीजिए। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, शब्द को दो पार्ट में कर दीजिए, ये श से पहले का एक पार्ट, श के बाद का एक पार्ट, दो पार्ट में कर दीजिए, पहले पार्ट में विसर्ग लगा करके लिख दीजिए, 2 मिनट के अंदर आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। और संधि करते समय आपको थोड़ा सा नियम ध्यान में रखना पड़ेगा कि विसर्ग से पहले ई आना चाहिए या उ आना चाहिए, ई या उ की तलाश कर लीजिए, और इसके बाद क ख या ट ठ या प फ आ रहा है तो ही इस विसर्ग को आप आधे मूर्धन्य श में बदल सकते हैं। अब आ जाइए इधर, यानी विसर्ग का लोप कब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए, अगर विसर्ग के बाद र आ जाए, अगर विसर्ग के बाद र आ जाए, शर्त क्या है मित्रों, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, र। विसर्ग के बाद अगर र आ जा रहा है तो क्या होगा, यह विसर्ग का लोप हो जाएगा। और विसर्ग से पहले अगर ह्रस्व की मात्रा होती है, विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर दीर्घ में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। कब, अगर ये विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व स्वर लगा है तो वो दीर्घ में बदल जाएगा। कब दीर्घ में बदलेगा, अगर इधर र है तो विसर्ग गायब हो जाएगा, नंबर 1 चीज। और जब पूरा शब्द लिखेंगे तो सिर्फ विसर्ग हटाएंगे नहीं, सिर्फ विसर्ग ही नहीं हटेगा, बल्कि इधर अगर कोई ह्रस्व स्वर की मात्रा लगी है तो वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे यहां विसर्ग के बाद र आया है तो विसर्ग गायब कर देंगे, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे नीरस। कैसे लिखेंगे, न में ह्रस्व ई की मात्रा ना होकर के न में दीर्घ की ई की मात्रा होगी और लिखेंगे नीरस। ठीक है, इसी तरह से क्या हो जाएगा, नीरोग हो जाएगा। इसी तरह से इधर क्या हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, नी जमा रज बराबर नीरज। अब आ जाइए यहां पर अतएव। अतएव में अलग रूल आएगा। यहां ये होता है कि अगर विसर्ग के बाद, ये अलग नियम है, विसर्ग के पहले अ या आ होना चाहिए। ठीक है, विसर्ग के पहले कौन सा स्वर होना चाहिए, अ या आ। और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, कोई स्वर, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग लोप होगा, विसर्ग लोप यानी विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, अतः जमा एव, गौर कर लीजिए,
तो में अंतिम स्वर क्या है? अ है। इधर कौन सा है? ए है। और ये क्या है? अ या आ से अतिरिक्त कोई भी स्वर हो सकता है, यहां जरूरी नहीं है कि अ या आ ही आए। अ या आ, ए कोई भी स्वर आए तो ये क्या हो जाएगा? खाली विसर्ग हटेगा। यहां देखिए अतः जमा ए बराबर अतएव हो गया है। तो मित्रों मैं समझता हूं आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक बटन को हिट करना मत भूलिए, कमेंट भी लिखिए। आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर एक रोचक विषय के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।